क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन. द probabilities that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4 respectively. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probabilities is 0.3. If the second group wins, find the probability that the new product introduced was by the second group. यानी दो ग्रुप्स हैं, वो compete कर रहे हैं किसी भी कॉर्पोरेशन की पोजीशन पाने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए. उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है वो जीतेगा, उसके लिए वो आपको 0.6 एंड 0.4 दे रखी है. कहता है अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है ना, यानी गिवन वाली कंडीशन है, यानी यहाँ से आपको पता चलता है कि इसमें बेस थ्योरम यूज होगी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस. ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो. उसने दोनों के लिए बोल दिया है कि अगर फर्स्ट वाला ग्रुप जीतता है तो जो प्रोबेबिलिटी बनेगी इंट्रोड्यूसिंग करने की प्रोडक्ट की वो 0.7 है, सेकंड जीतता है तो वो 0.3 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड वाज बाय द सेकंड ग्रुप. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब देखो कैसे इवेंट्स डिफाइन करते हैं, फिर कैसे क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले मैं इवेंट डिफाइन करूँगा E1. ठीक है, इसमें हम क्या मानेंगे वो देखिए ध्यान से. इसमें हम मानेंगे कि जो ग्रुप ए है, ठीक है, ग्रुप ए जीतता है मान लो. सेकंड में मान लेंगे E2 में ग्रुप सेकंड जीतता है. ठीक है, उसके बाद ए में क्या मानेंगे वो देखिएगा. पहले मैं E1 में मान लेता हूँ इफ फर्स्ट ग्रुप विंस. ठीक है, उसके बाद मैं E2 में मान लेता हूँ इफ सेकंड ग्रुप विंस. ठीक है, अब देखो ई में क्या डिफाइन करेंगे. ए में हम डिफाइन करेंगे कि कोई सा भी ग्रुप जो है एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, देखो उसने कहा है स्टेटमेंट में आपको द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट. तो हम क्या मान लेंगे, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, ये हमने इवेंट्स डिफाइन कर लिए हैं. अब देखिए ध्यान से, हमको निकालना क्या है, हमको बतानी प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूसिंग वाज बाय द सेकंड ग्रुप. अब ध्यान से देखिए, हमको इसमें निकालना है PE2 बाई ए. देखो आप इसको रेट करो इस चीज़ को जो उसने पूछा है उससे कि सेकंड ग्रुप अगर जीतता है तो वो बनाएगा नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, है ना. तो ये तो सेंस निकलेगी हमारे इवेंट्स जो हमने डिफाइन किए इनकी हेल्प से. अब हमको देखो PE1 PE2 निकालनी है और उसके हिसाब से फिर PA/E1 PA/E2 वो निकाल के रखनी है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल के रख लेता हूँ सारी चीज़ें. पहले देखो PE1, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी दी आपको 0.6. कहा ना कि फर्स्ट ग्रुप अगर जीतता है तो 0.6 है और अगर सेकंड जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है. उसके बाद देखिए PA/E1, इससे क्या सेंस निकली कि अगर ग्रुप फर्स्ट जीतता है तो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है ये, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो यहाँ पे आप रखिए 0.7. ठीक है, ये लो. उसके बाद PA/E2, ये भी आपको गिवन है 0.3. ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे बेस थ्योरम का, तो लिखेंगे बाय यूजिंग बेस थ्योरम. बेस थ्योरम. अब देखो ध्यान से क्या स्टेटमेंट हमारे पास आएगी. हमको निकालना होगा PE2/A. इसके अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो देखिए PE2 इंटू PA/E2. अपॉन में क्या आएगा वो देखिए PE2 इंटू PA/E2 प्लस में क्या आएगा PE1 इंटू PA/E1. ठीक है, अब सबकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डालने जा रहा हूँ, वो देखो ध्यान से. PE2 ये रहा 0.4 इंटू में है PA/E2 0.3. फिर यही चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी एक बार और प्लस में क्या होगा PE1 आपके पास है 0.6 इंटू में क्या होगा PA/E1 जो कि 0.7. बस इसको अब सॉल्व करना है. अब देखिए ध्यान से क्या होगा, ये
ये क्या बन जाएगा आपका 0.4 इंटू 0.3 0.12 अपॉन में क्या आएगा 0.12 प्लस ये बन जाएगा आपका 0.42। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप। 0.12 इसका हम अगर एडिशन करते हैं तो क्या आएगा 4 और ये 5 तो 0.54। देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट्स, तो 12/54। इसको कट कर दीजिए आप 3 से, फिर 2 से कर दीजिए तो 2/9। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वो कहता है सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई, इफ शी गेट्स ए 5 और 6 शी टॉसेज ए कॉइन 3 times एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4 शी टॉसेज ए कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर ए हेड और टेल इज ऑब्टेन्ड। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। देखो एक लड़की है, वो क्या करती है एक डाई को उछालती है, तो दो कंडीशन उसने दी हैं कि या तो 5 और 6 आएगा या 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको E1 इसको E2 हम मान लेंगे इवेंट में। तो अगर ऐसा होता है तो वो एक सिक्का 3 बार उछालती है और उस पर कितने नंबर ऑफ हेड्स आए वो नोट करती है। और अगर ऐसा होता है तो वो एक सिक्का केवल एक बार उछालती है और हेड या टेल जो भी आएगा वो नोट कर लेती है। अब हमको बताना है कि उसने ना ये फेंका हो। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हेड आए, इफ़ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई। ठीक है, अब देखिए कैसे क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले वही इवेंट डिफाइन हम करते हैं। देखो E1 में क्या मानेंगे, E2 में हम क्या मानेंगे। देखो इसमें हम मानेंगे इफ़ सी गेट्स 5 और 6 विद द डाई, तो हम E1 में ये इवेंट मान लेंगे कि वह जब उसने डाई उछाला तो 5 या 6 मिला। इसमें मान लेंगे, इफ़ को आप काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, सी गेट्स 1 2 3 और 4 विद द डाई। ठीक है, ये E1 E2 इवेंट हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए हैं। उसके बाद देखिए ए। अब ए में हम क्या मानेंगे, देखो ए में हम मोस्टली मानते हैं जो चीज़ गिवन होती है। इफ़ सी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, है ना, यानी बेस थ्योरम तो अप्लाई होनी है, तो इसको हम मान लेंगे सी ऑब्टेन्ड या सी गेट एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, ये हमने अपने इवेंट्स डिफाइन कर लिए। हमको बताना क्या है वो ध्यान से समझिए आप। हमको बताना है P ऑफ E2 अपॉन ए। इसको आप रिलेट करो इसको जो आपको दिया है स्टेटमेंट में। देखो इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हमको पहले निकालना होगा PE1। ठीक है, अब देखो अगर 5 और 6 अगर आता है, ठीक है, डाई उछालने पर, तो इनके आने की पहले प्रोबेबिलिटी बताइए। अगर एक डाई उछाली जाती है हमारे पास तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 या 6 होते हैं ना कुल मिला के। तो ये कितने 2, तो 2/6। इसको और कट कर दीजिए यानी 1/3। ऐसे निकाल लीजिए PE2। अब ये क्या बनेगा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 यानी कि 4/6 कट करके 2/3। उसके बाद देखो हमको चाहिए PA अपॉन E1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने 5 और 6 प्राप्त किया, ठीक है, और फिर एग्जैक्टली 1 हेड आया, तो ये बतानी है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात समझो। अगर उसने 5 और 6 पाया था तो क्या किया था, एक सिक्के को 3 टाइम्स उछाला था। तो जब भी एक सिक्का 3 टाइम्स उछाला जाता है तो उस केस में आप देखिए क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। आप जानते होंगे 8 पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं। मैं यहाँ पे सभी को नहीं लिखूंगा, मैं केवल उनको लिखूंगा जिनकी हमको ज़रूरत है। और फिर वो नंबर ऑफ हेड्स क्या करती है, काउंट कर लेती है कि 8 जितने भी 8 केस बने हैं, 8 एलिमेंट आए हैं, उनमें से नंबर ऑफ हेड्स किन किन में है। उसके बाद साथ में ए को देखिए, सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, तो उसने केवल 1 हेड वालों को लिखा था, है ना। अब देखो हेड, एक हेड केवल किन किन केस में आएगा, मैं बस वो आपको लिख रहा हूँ। देखो एक केस तो होगा आपका HTT, एक बन जाएगा HT, हाँ ये THT, ठीक है, एक बन जाएगा आपका TTH। केवल यही 3 केस बनेंगे जिनमें केवल एक हेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान से समझिए प्रोबेबिलिटी में क्या लिखने जाऊँगा,
ये आप ये लिखोगे 3, कितने में से 8 में से। यानी अगर उसने 5 और 6 प्राप्त किया तो एक सिक्का 3 बार उछाला और उसमें नंबर ऑफ हेड्स एग्जैक्टली 1 टाइम आया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये बनेगी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप P ऑफ A बाई E2, ये आप कैसे निकालेंगे, इसको देखिए ध्यान से। अगर उसने ये प्राप्त किया डाई उछालने पर, तो क्या करती है वो, एक कॉइन को उछालती है केवल एक बार, और हेड या फिर टेल जो भी आएगा वो नोट कर लेती है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, इसमें क्या है कि डाई उछल गई आपकी 1 2 3 4 आगे मान लो एग्जैक्टली, फिर 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स तो केवल यही तो बनते हैं, 2 बनते हैं, हेड या टेल, तो हमको लेना है हेड वाला, तो ये बनेगी 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस समझने लायक बातें यहाँ तक थी। उसके बाद आप सिंपली बेस थ्योरम का यूज़ करोगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे। तो उम्मीद है मुझे यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हमको निकालना है ये Pe2/A। अब क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग बेस थ्योरम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बाई यूजिंग बेस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, देखो Pe2/A हमको निकालना है, तो इसके लिए बनेगा देखो Pe2 इंटू P ऑफ A/E2। इसके अपॉन में क्या आएगा, Pe2 इंटू PA/E2 प्लस में क्या आएगा Pe1 इंटू P ऑफ A/E1। ठीक है, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, बस अब ये सारी वैल्यू इसमें डालनी है। तो चलो ये देखो Pe2 कितना हमारे पास 2/3 है, गुना में Pa/E2 वो हमने निकाला अभी 1/2 है, अपॉन में क्या आएगा, एक तो ये चीज़ आ जाएगी 2/3 इंटू 1/2 प्लस में क्या आएगा Pe1 वो आपका 1/3 है, इंटू में Pa/E1 वो आपका 3/8 है। ठीक है, अब देखो 2 से E2 कैंसिल, इस वाले 2 से E2 कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से ये 3, यहाँ पे क्या बचा देखो 1/3 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा नीचे ये 1/3 और प्लस का ये बच जाएगा आपके पास 1/8। ठीक है, देखो 1/3 तो है ही ऊपर, यहाँ से मैंने इसका एलसीएम ले लिया जो कि 24 हुआ, यहाँ से क्या आएगा आपका 8 और यहाँ से 3। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करके आपके पास देखो ये आया 1/3 इंटू 24 और ये हो जाएगा आपके पास 11। 3 से इसको काट दीजिए 8 टाइम्स, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 8/11। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, क्या कहता है, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produce 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50%। देखो इसका मतलब समझना आपको ध्यान से, यानी जो A है वो 50% ऑफ द टाइम जॉब करता है, यानी अगर मान लो एक दिन में अगर वो 12 घंटे के लिए उसमें काम किया जाता है तो 6 घंटे काम करता है। B इज़ ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम एंड C इज़ ऑन द जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय। देखो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ, यानी गिवन आपको ये कंडीशन दी है, तो बेस थ्योरम तो अप्लाई होगी। अब इवेंट्स देखो आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो ध्यान से, इसमें आपको ना ये ध्यान देना होगा कि आप E1 E2 यहाँ से मानोगे, जो आपका इस दिया है ना ऑपरेटर का जो काम करने का टाइम जो दिया है, यानी देखो E1 में आप क्या मानोगे वो ध्यान से समझो। E1 में आप मानोगे जो A है, A इज़ ऑन द जॉब। ठीक है, E2 में क्या मानोगे आप, जब क्या हो B जॉब पर हो। ठीक है, और E3 में क्या मानोगे आप, जब C जॉब पर हो। ठीक है, अब A में क्या डिफाइन करोगे वो ध्यान से समझिए। A में हम क्या मानते हैं, जो आपको गिवन होती है, यानी ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो आप सीधा ये लिख दीजिए ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमको बताना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A। जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है ना वो ऑपरेटर A के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, यानी हमको बताना, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, हमको बताना Pe1/A। ठीक है, A में हमने डिफाइन किया है।
अब उसके लिए हमको देखो क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी, वो सभी आप निकाल के रखो। देखो ये तो हमको निकालना है। अब देखो हमको चाहिए PE1, ठीक है। देखो वो उसने बोला ए इज़ ऑन द जॉब, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर कितने वक्त वो रहता है, वो दिया आपको 50%, ठीक है। तो 50% यानी 50/100। उसके बाद देखो PE2 यानी बी कितने वक्त रहता है, वो रहता है 30%, तो 30/100। उसके बाद देखो PE3 यानी सी कितने टाइम रहता है, वो रहता है 20%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको निकालना होगा, देखो ध्यान से, PA/E1। अब ये आपको दिया है, देखो ध्यान से पढ़ो इसको। इसका क्या मीनिंग बना कि ए जब जॉब पर हो तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ हो। अब देखो ये कहाँ चीज़ दी है, द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स, है ना। तो ये मतलब बना यानी कि 1% आपको ये चीज़ दी है, PA/E1 1% यानी 1/100। PA/E2 ये कितना दिया आपको, देखो 5% यानी 5/100। और PA/E3 ये आपको कितना दिया है, 7% यानी 7/100, ठीक है। बस क्या करना है आपको, बेस थ्योरम का यूज़ करना है और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। अब आप लिखोगे बाय यूजिंग बेस थ्योरम, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। अब देखो ध्यान से क्या निकालना है, PE1/A क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो PE1 इंटू PA/E1 अपॉन में क्या आएगा वो देखिए, PE1 इंटू PA/E1 प्लस में क्या आएगा, PE2 इंटू PA/E2 प्लस में PE3 इंटू PA/E3, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो बस। ये लो PE1 कितना है, 50/100, तो लिख दिया 50/100 इंटू में PA/E1 वो कितना, देखो ये 1/100, ठीक है। और इस सारे के अपॉन में क्या आएगा वो देखिए ध्यान से, एक तो ये आएगा आपका 50/100 इंटू 1/100 प्लस में PE2 वो आपका 30/100 गुना में क्या आएगा PA/E2 ये आपका 5/100 प्लस में PE3 वो कितना आपका 20/100 इंटू में क्या होगा PA/E3 जो कि आपका है 7/100। देखो 100 मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, एलसीएम लेने में आसानी होगी। अब देखो ये क्या बन के आएगा आपके पास, ये आपके बनेगा अब देखो 50 उसके अपॉन में है 10,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा वो देख लीजिए सभी को, देखो ये 50, ये तो यही आएगा 50 अपॉन में 10,000 प्लस में क्या बनेगा यहाँ से 150/10,000 और प्लस में ये क्या बनेगा आपका 140 अपॉन में ये 10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब देखो ध्यान से ये क्या बनेगा आपका 50/10,000 अपॉन में क्या हुआ, मैं अगर एलसीएम लेता हूँ 10,000 यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ध्यान से 50 + 150 + 140 यानी कि हो जाएगा आपका 200 और हो जाएगा आपका 340, ठीक है। इसको आप कट कर लीजिए, देखो 10,000 से वही 10,000 कैंसिल, तो हमारे पास बच के आए 50/340, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कुल मिला के जो आंसर बना वो बना 5/34 और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ध्यान से समझना। कहता है ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक कार्ड आपका गुम हो जाता है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, बचे हुए जो आपके अब जो कार्ड्स बचे हैं उनमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। 2 कार्ड निकाले जाते हैं, दोनों किसके आते हैं, डायमंड के आते हैं, यानी कि ईंट के आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो हमको ये बताना है कि जो पत्ता आपका गुम हुआ था वो डायमंड का होना चाहिए।
या डायमंड का होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। देखो समझ में नहीं आएगा बहुत को, तो क्वेश्चन अगर आ गया था कि बेस थ्योरम का यूज़ होना है, किसका होना है, इसमें आपका बेस थ्योरम का ही यूज़ होना है। वो देखिए कैसे, क्योंकि आपको सिंपली इसमें लिखा गया है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, ठीक है, गिवन दैट नॉन या फाउंड मतलब बेस थ्योरम, ठीक है। अब देखो मैं इवेंट कैसे डिफाइन करता हूँ, समझते चलना, आसानी समझ में आएगा। देखो मैं मानूंगा पहले E1, इसमें मैं क्या मानूंगा कि जो आपका लॉस्ट कार्ड था, ठीक है, उसको आप क्या मानोगे, लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड। इसमें आप ये मान लो कि जो गुम हुआ था ना वो कार्ड किसका था, डायमंड का था। E2 में आप मानोगे लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ वाज, लिखो इसको, लॉस्ट कार्ड वाज नॉट ऑफ डायमंड, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ए में आप क्या डिफाइन करोगे वो देखो। देखो ए में क्या होगा, जो भी गिवन दैट होता है, जो भी क्वेश्चन में हमको दिया होता है, यानी फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, यानी कि जो दोनों कार्ड्स होंगे जो कि बाद में निकाले जाएंगे, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर ऑफ डायमंड्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको यहीं से ये बताऊं कि हमको क्या निकालना है तो आप रिलेट कर पाओगे। देखो हमको जो निकालना है ना, हमको निकालना है दोस्तों P(E1)/A। देखो सोचो दिमाग से, यानी कि दोनों कार्ड्स क्या हों, डायमंड्स के आए, ठीक है, बाद में दोनों डायमंड्स के आए कब, जब पहले वाला जो कार्ड था ना, हमारा पहले वाला कार्ड क्या था, डायमंड का ही हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, ठीक है। तो हमको P(E1)/A ये हमको निकालना है। अब चलिए हम पहले P(E1) निकालते हैं। ये क्या बनेगा, देखो लॉस्ट कार्ड ऑफ डायमंड, अगर वो डायमंड का कार्ड था, ठीक है, तो डायमंड कितने होते हैं आप जानते हो, 13 होते हैं, टोटल आपके पास 52 है। इसको कट कर लो आप तो 1/4। उसके बाद देखो P(E2), यानी लॉस्ट कार्ड वाज नॉट ऑफ डायमंड, डायमंड का नहीं था, तो आप 1 में से सीधा माइनस कर दो 1/4, क्योंकि ये डायमंड की निकली प्रोबेबिलिटी, तो डायमंड की नहीं होने की निकल जाएगी, 3/4 आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो हमको क्या निकालना है, PA/E1, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या बना, देखो ध्यान से, E1 यानी जो अगर आपका लॉस्ट जो कार्ड है वो डायमंड का था और उसके बाद जो दोनों कार्ड निकाले गए वो दोनों डायमंड के हों। देखो अगर कार्ड एक निकल चुका है ना, लॉस्ट हो चुका है, तो आपके पास कुल बचे 51, और यहाँ पे डायमंड का वो निकला था, ठीक है, डायमंड का था, तो यहाँ पे डायमंड के कितने बचे, 12। अब 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, तो जब भी एक से ज़्यादा कार्ड निकाले जा रहे हो ना, 2-3, तो वो कॉम्बिनेशन से निकलते हैं, ये 11th में आपने पढ़ा होगा। यानी कि 2 कार्ड आप निकालोगे टोटल में से और 2 ही होंगे आपके डायमंड के, ठीक है। बस ये चीज़ समझनी थी। ऐसे ही आप निकालोगे PA/E2। ये क्या बोलेगा कि टोटल तो आपके पास वही रहेंगे 51, 2 कार्ड्स निकल रहे हैं, लेकिन अब की बार क्या होगा, जो लॉस्ट कार्ड जो आपका गुम हुआ था वो डायमंड का नहीं होगा, तो यहाँ पे कितने आएंगे, डायमंड का वो नहीं होगा, तो डायमंड के तो 13 बचेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक को ध्यान रखना है कि निकाल रहे हैं दोनों कार्ड, वो किसके होंगे, अब डायमंड के होंगे। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप अलग सॉल्व कर लो चाहे तो, या बाद में कर लेना। पहले कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये बनेगा आपका 12 × 11 अपॉन में 2 × 1, और ये बनेगा आपका 51 × 50/2 × 1, ये कैंसिल, तो 12 × 11 अपॉन में 51 × 50, इसका हम यूज़ कर लेंगे सीधा। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 13 × 12, 2 × 1 और 51 × 50 अपॉन 2 × 1। ये आपको निकालने आता होगा NCR के फॉर्मूले से, 11th में आपने पढ़ा है, तो मैंने वही यूज़ किया है। उसके बाद देखिए अब ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, 13 × 12 अपॉन 51 × 50, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल के रख ली हैं, अब बस हमको थ्योरम का यूज़ करना है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बाय यूजिंग बेस थ्योरम, निकालना क्या है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, PE1/A क्या बनेगा,
पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, अपॉन में क्या आएगा पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, प्लस में क्या आएगा पी ई टू इंटू पी ए अपॉन में ई टू। ठीक है, बस वैल्यूज आपको डालनी है सभी। अब चलो वैल्यूज भी डालते हैं अभी, देखो ध्यान से। पी ई वन कितना 1/4 इंटू में पी ए अपॉन ई वन कितना आया था हमारे पास, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ, यह था 12 इंटू 11 और अपॉन में था यहाँ पे ये 51 इंटू 50। ठीक है, अब इसी को मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे पहले तो, यानी 1/4 इंटू ये था 12 इंटू 11 अपॉन 51 इंटू 50, प्लस में था पी ई टू, ये कितना था आपके पास 3/4 इंटू में क्या था पी ए अपॉन ई टू, वो है 13 इंटू 12 अपॉन में 51 इंटू 50। ठीक है, अब देखो ध्यान से ये क्या बचेगा यहाँ पे, पहले मैं कट कर लेता हूँ। देखो 4 से 3 टाइम्स, ठीक है, और 3 से ये 17 टाइम्स, ऐसे ही 4 से 3 टाइम्स और ये 3 से ये 17 टाइम्स। यहाँ पे देखो ध्यान से, इस 4 से ये 3 टाइम्स और इसी 3 से ये यहाँ पे 17 टाइम्स। अब काटा पीटी करने के बाद जो बचा ध्यान से देख लीजिए, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ से बचेगा आपके पास 11 अपॉन में 17 इंटू 50। यहाँ से क्या बचेगा, ये तो सेम बचेगा 11 अपॉन 17 इंटू 50, और प्लस में क्या आएगा यहाँ से वो देख लीजिए, ये 13 इंटू 3 ये आपका 39 अपॉन में 17 इंटू 50। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आपका 17 इंटू 50 आएगा। अब देखो ध्यान से अगला स्टेप क्या बनेगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 11 अपॉन 17 इंटू 50। ठीक है, अब देखो मैं इसको गुना करके ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो वो चला जाएगा इधर 17 इंटू 50 और 11 प्लस 39 हो जाएगा आपके पास ये 50। जिसको स्टेप समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया है, इसका बस एलसीएम लिया है यहाँ पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे बन जाएगा आपको 50 अपॉन 17 इंटू 50। फिर इसको मैं इस डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई करके ऐसे उल्टा करके लिख रहा हूँ बस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, इसलिए मैंने इनकी मल्टीप्लाई नहीं की थी। तो आपका आंसर बनेगा 11 अपॉन 50, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आप पढ़ के ना समझ नहीं आएगा, स्टेटमेंट को बेस थ्योरम का अप्लाई करना है क्या करना है, लेकिन जब ध्यान से पढ़ोगे ना आप तो आप ये पाओगे कि इस हर स्टेटमेंट में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होता है। जैसे ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, यानी हेड आया, ये उसने बताया, यानी बेस थ्योरम अप्लाई होनी ही होनी है। अब देखो मैं कैसे डिफाइन करूँगा इवेंट्स। देखो पहले क्या है, उसने बोला, कह रहा है कि ए जो है वो अगर सच बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो झूठ बोलने की भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, E1 में क्या डिफाइन करेंगे और E2 में क्या डिफाइन करेंगे वो देखो। इसमें करेंगे ए कोई पर्सन है वो सच बोलता है अगर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमको दी है, ए स्पीक्स ट्रुथ। इसमें क्या लिखेंगे, ए स्पीक्स लाई। ठीक है, वो झूठ अगर बोलता है। ए में क्या डिफाइन करेंगे, जो गिवन होता है, यानी उसने रिपोर्ट क्या किया है, हेड अपीयर, तो ए हेड अपीयर्स। ठीक है, ये तीनों इवेंट हमने डिफाइन कर लिए हैं। अब पहले तो ये देखना होगा हमको निकालना क्या है। उसने कहा द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड। एक्चुअली देयर वाज हेड का मतलब पता है क्या है, यानी कि उसने सच बोला हो और हेड आ गया हो। यानी आपको क्वेश्चन में क्या निकाल के बताना है, P(E1 अपॉन ए), ये आपको लगाना है, निकालना है बेस थ्योरम का यूज़ करके। ठीक है, तो उससे पहले मैं सभी ये लिख लेता हूँ। देखो P(E1 क्या होगा, P(E1 क्या होगा आपके पास, वो आपको दे रखा है 4/5। P(E2 क्या हो जाएगा, 1 में से आपका माइनस हो जाएगा, ये सच बोलने की है तो ये झूठ बोलने की निकल के जाएगी, 3/5। उसके बाद देखो PA/E1, इसका क्या मतलब बनेगा, ध्यान से समझना हो। इसका मतलब बनेगा कि ए ने सच अगर बोला हो और हेड अगर आ जाए। ठीक है, अगर सच बोलता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी क्या होगी, एक कॉइन अगर टॉस किया जाता है तो 1/2 होगी। भाई अगर वो सच बोलता है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, जब एक सिक्का चलता है तो हेड और टेल आने की होती है, यानी कि हेड एक होता है उसमें और कुल आपके पास फेस होते हैं 2।
अब निकालना है पी ए अपॉन ई टू, यानी कि अगर उसने झूठ बोला हो और हेड अपीयर हो गया हो। अगर उसने झूठ बोला होगा यानी टेल आया होगा, जब एक सिक्का उछला है, अगर उसने झूठ बोला होगा तो वास्तव में तो टेल आया होगा, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 1/2। या फिर ऐसे समझ लो कि झूठ बोलने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1/2 बनेगी। कैसे समझ लो इसको, तो बस ये हमने अब ये सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। बस अब यूज़ करना है किसका, बेस थ्योरम का, बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो क्या निकालना हमको, पी ई वन अपॉन ए, ये हमको निकाल के बताना है। क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, अपॉन में क्या आएगा पी ई वन पी ए अपॉन ई वन प्लस में पी ई टू इंटू पी ए अपॉन में ई टू। ठीक है, बस वैल्यूज आप डालिए इसमें। पी ई वन देखो 4/5 उसने वो दी थी, गुना में क्या होगा पी ए बाई ई वन यानी 1/2, अपॉन में क्या आएगा, एक तो ये जाएगा 4/5 इंटू 1/2 प्लस में पी ई टू, ये हमने निकाला है 3/5, ये 3/5 नहीं सॉरी ये 1/5 आएगा है ना, यानी 1 माइनस 4/5 आप करोगे तो ये 1/5 आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद देखो पी ए बाई ई टू यानी वो 1/2 है। ठीक है, इसको करो कैलकुलेट, देखो 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी यहाँ से बचा 2/5 अपॉन में 2/5 प्लस ये क्या बनेगा यहाँ से 1/10। ठीक है, इसको आप और सॉल्व करो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, इसको 2/5 लिखे रहने दो, एलसीएम आएगा 10, यहाँ से क्या बनेगा 5 2 और 2 2 4 प्लस 1, यानी यहाँ से निकल के आया आपके पास 2/5 इंटू करके लिखूँगा तो यह जाएगा 10/5। उसके बाद देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 इंटू 2 4 और ये 5, तो 4/5 राइट आंसर होगा। अब देखो ये आप पे किस आंसर किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना कौन सा करेक्ट होगा कौन सा नहीं। देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो 3 ऑप्शन में पी ए अपॉन बी है, तो अगर मैं इसको उठाऊं तो आपने ना कंडीशन प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी ए अपॉन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ठीक है, अब देखो उसने ये नहीं बोला है ए बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट हो डिपेंडेंट हो, अभी तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमको इन ऑप्शन में से बताना कौन सा सही होगा। अगर ये मान लो आप ए बी का सबसेट है तो उन दोनों में कॉमन क्या चीज़ होगी, ऐसे मान लो आप, अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूँ, ए मान लो आप 1 2 3 है और बी मान लो आप 1 2 3 4 है, यानी ए सबसेट है बी का, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, यही तो आएगा यानी ए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी, यानी जो ये वाली पूरी जो चीज़ होगी ना, ये या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी किससे होगी, पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ बी, ऐसे मैं कह लूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ये पी ए ना, इसको पी ए इंटू पी भी लिखूँगा। क्यों, मैं आपको ये बता देता हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर पी ए और बी जो तुम्हारे हैं, ए बी जो इवेंट हैं, वो दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हों, जैसे ये है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, इस पर कोई ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं दूसरे पे, तो क्या होगा, पी इंटरसेक्शन बी होता है आपका पी ए इंटू पी बी, है ना, ये हमने पढ़ा है। यानी मैं आपसे बोलूँ कि ये इसके बराबर आ गया, ऐसे मान लो आप कि ए बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ऐसे होगा, पी बी से पी बी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, यानी आपके पास बचा पी ए अपॉन बी इक्वल टू सीधा ये पी ए के। ठीक है, अब जो मैं बात आपको बता रहा था यहाँ पे ए इंटरसेक्शन पी, वो बात ध्यान से सुनिए। जो पी ए होगा यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इससे छोटी या बराबर हो सकती है, पता है क्यों, क्योंकि देखो इसकी मैक्स हो सकती है आपके पास 1, क्यों हो सकती है 1, मान लो पी इंटरसेक्शन बी ये पूरा निकल के पी बी ही बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि पी बी बन जाए, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हालांकि ऐसे होगा नहीं क्योंकि उसने पहले दिया है ए जो है सबसेट है बी का।
तो मैंने इसको लिख दिया बस P इंटरसेक्शन B इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी बी से पी बी कैंसिल तो P आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, जो P A अपॉन B होगी वो या तो P A के बराबर होगी या इस P A से बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ सकती है मैक्सिमम। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो होगी या तो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, ये तो पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो इसके हिसाब से आपका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी गलत होगा आपका और ये भी गलत होगा। ठीक है, P A ये तो बड़ा आ ही नहीं सकता इससे, है ना, क्योंकि P A क्या होगा, छोटा होगा इससे, P इंटरसेक्शन B से। तो इस दो चीज़ों का हमने यूज़ किया है इसमें। आई होप समझ में आ गया होगा आपका। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।